जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सामूहिक कृषि के बारे में, बंजर जमीन का कैसे उपयोग करें और फसल की सुरक्षा कैसे करें। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनाज कब, कितना और कैसे बोया जाए। घाघ आदि की कहावतों में वर्षा आदि के लक्षणों और फसल बोने की शास्त्रीय पद्धति पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है और बतलाया गया है कि बीज बोने के पूर्व उसका संस्कार होना चाहिए। उदाहरणार्थ मूंग और उड़द के बीज 5 दिन तक धूप और ओस में रखकर बोए जाएं। धान के बीजों को 7 दिन तक धूप और ओस में रखना चाहिए। ईख के पैरों में गोबर मिलाकर लेप करके बोया जाए। इन सब की अलग अलग जानकारी किसानों को रहनी चाहिए। हमारे यहाँ किसान प्रति एकड़ औसतन 8 या 9 पंसेरी गेहूं का बीज बोते हैं, जिससे उपज का औसत प्रति एकड़ 8 मन के लगभग होता है। अगर हम डिबलर से बुवाई करें तो प्रति एकड़ 1 पसेरी गेहूं कम लगता है और उपज बढ़ जाती है। इस प्रकार डिबलर की बुवाई 8 करोड़ टन बीजों में से 1 करोड़ टन अनाज बचाया जा सकता है। डिबलर लकड़ी का एक लगभग 10 इंच का वर्गाकार फ्रेम होता है। उसमें बांस या किसी पोली लकड़ी को हल के पीछे खूंट के साथ कसकर बांध दिया जाता है, जिससे पिसाई की मशीन की तरह फ्रेम में गेहूं भर देने से बीज अपने आप संतुलित मात्रा में गिरता रहता है। खेत बोने के पहले उसकी कितनी कमाई की जाए, कब पानी और खाद देकर मिट्टी को नरम बनाया जाए, जोतने और बोने के समय अलग अलग हल की गहराई कितनी रहे, इन सब बातों का ज्ञान भी किसान को होना चाहिए। पशु संपत्ति की रक्षा। पशुओं की रक्षा और उनकी नस्ल सुधारने का उत्तरदायित्व भी कृषकों पर ही आता है। पशुओं से शक्तिवर्धक दूध, घी, मक्खन तो मिलता ही है, साथ ही खाद और कृषि के लिए बैल भी मिलते हैं। इसीलिए पशुओं को संपत्ति माना गया है। हमारे पास उत्तम किस्म के बैल होंगे तो उनसे खेती की जुताई तथा सिंचाई आदि में बड़ी सुविधा मिलती है। यह सभी किसान जानते हैं। इसी प्रकार बैलों को ठीक समय पर नाथना, बंधिया करना तथा प्रशिक्षित करने का ज्ञान भी किसानों को होना चाहिए। पशु संवर्धन के लिए सामूहिक व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं। बैल कृषि के आधे अंग हैं, अतः इनकी उपेक्षा को एक प्रकार का अपराध समझना चाहिए। गल्ले की रक्षा और विक्रय। खलिहान से उठाकर गल्ला घर पहुंच जाता है तो किसान उसे घरों में लापरवाही से जहां तहां पटक देते हैं, जिससे चूहों को मनमानी करने की सुविधा मिल जाती है। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो गल्ले को सीलन पकड़ लेती है या उसमें घुन लग जाता है। इसीलिए अनाज को बड़े पक्के मिट्टी के बर्तनों, पक्की कोठियों में वर्षा तथा कीड़े से बचाकर रखने की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। किसानों को अपने पास अपनी आवश्यकता भर का गल्ला रखकर शेष को बेच देना चाहिए। गल्ला रोकने से खाद्यान्न की कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिसका व्यापारी व मुनाफाखोर अनुचित लाभ उठाते हैं। गल्ला बाजार में ही बेचा जाए, इसके बाद की जिम्मेदारी सरकार की है, वह उसे चाहे जिस रूप में क्रय करे। किसान इन कर्तव्यों का पालन करें, श्रम करें और अन्नोत्पादन को युद्ध स्तर पर चलाने का पूरा प्रयास करें तो इस समस्या के समाधान में बड़ा सहयोग मिल सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि अनाज कब, कितना और कैसा बोया जाए। फिर पशु संपत्ति की भी हमको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें खाद भी मिलती है, दूध भी मिलता है। पहले बैलों से कृषि होती थी तो वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। आजकल हालांकि अब आधुनिक यंत्रों से कृषि होने लगी है और हमें अनाज को व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, अन्यथा उससे चूहे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और सीलन की वजह से भी वो खराब हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में गुरुदेव ने हमें बताया। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।